वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। अब देखो वैसे बोलते हैं बोहर मॉडल, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये इसने हाइड्रोजन के लिए दिया था स्पेशली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। नील बोर 1913 वाज फर्स्ट टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली द जनरल फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम। तो नील बोर ने 1913 में जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसमें उन्होंने बताया था उसके जो स्ट्रक्चर फीचर्स थे और उसके स्पेक्ट्रा के बारे में जो एक्सप्लेन किया था वो नील बोर ने किया था फर्स्ट टाइम। तो उसने क्या किया था, उसने यूज़ किया था जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी ना, हमने पढ़ी थी कि उसने बताया था कि क्वांटाइजेशन एनर्जी का, तो उसने उस चीज़ का यूज़ किया। ठीक है, दो द थ्योरी इज़ नॉट द modern quantum mechanics, it can still be used to rationalize many points in the atomic structure and spectra। अब देखो इसका यूज़ करके इसने जो उसका स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन एटम का, उसका स्पेक्ट्रा, उसको एक्सप्लेन किया था। अब हमें जो इसके अंदर याद रखना है वो इसके पोस्टुलेट्स और इसने जो फॉर्मूले दिए थे वो, क्योंकि इनका यूज़ हम करते हैं न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि बीच में है न्यूक्लियस जिसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने ऐसा कोई ये नहीं बोला कि फिक्स एनर्जी लेवल है या कुछ है। ठीक है, उसने ये बोला था कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखो बोहर ने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। दिस पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी लेवल्स। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। इसने कहा कि बीच में तो है न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या है, एक फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी वाले क्या है, ऑर्बिट्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये जो पाथ है ये सर्कुलर पाथ है और इनका सेंटर सबका एक ही है और वो सेंटर क्या है हमारा, न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। However, the electron will move from low energy state to higher energy state when required amount of energy is absorbed by the electron, or energy is emitted when electron move from higher energy state to the lower energy state। इसने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब वो अपने ऑर्बिट के अंदर होता है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती विद टाइम। ठीक है, मान लो कोई एक मेरे पास ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड में है। अब इस सेकंड शेल में अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक वो अपनी शेल को चेंज नहीं करता। मान लो वो सेकंड शेल से फर्स्ट में आता है तो वो एनर्जी को इमिट करके आएगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर उसे सेकंड से जाना है थर्ड शेल के अंदर, ठीक है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है सेकंड की, तो इसलिए वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा थर्ड शेल के अंदर। ठीक है, तो इसने ये बोला कि अगर वो हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लो एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी ऑर्बिट के अंदर रहता है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बोला इसने। ठीक है, अब आ जाओ। अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये हमें बताने की नीड नहीं है। थर्ड पॉइंट देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर्स इन एनर्जी बाय डेल्टा ई इज गिवन बाय। इसने कहा कि जो एनर्जी का डिफरेंस जब ट्रांजिशन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जाता है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है उसे हम बोलते हैं डेल्टा ई से। ठीक है, अब उसने इसको एक्सप्लेन किया कि भाई डेल्टा ई है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसने इसको बताया डेल्टा ई से हमें पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करके ये इसने निकाला डेल्टा ई बाई एच क्या होएगा, ई टू माइनस ई वन बाई एच, यानी न्यू की वैल्यू आएगी ई टू माइनस ई वन बाई एच। ठीक है, जो ई वन और ई टू क्या है वो एनर्जी है लोअर और हायर एनर्जी स्टेट की, और इसे बोलते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आ जाओ एंगुलर मोमेंटम वाले पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड। इसने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अब देखो इसने एंगुलर मोमेंटम क्या होएगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा एम वी आर। ठीक है, एम वी आर। इसने बोला कि जो एम वी आर है ये क्या होएगा, ये इक्वल टू होएगा एन एच बाई टू पाई। ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना, इसका न्यूमेरिकल आता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, इतना होना चाहिए। ये चीज़ें इसने बताई थी।
ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, जहाँ पे एम हमें पता है, ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर रेडियस ऑफ शेल है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये चीज़ें हमें पता है। दस एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। इसने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, वहीं पे मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम या तो h बाई 2 पाई है या इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल है। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इसका मीनिंग क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड। रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम टू अनदर। उसने कहा कि रेडिएशन इमिट होगी, एब्जॉर्ब होगी कब, जब एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। ये बोल सकते हैं कि एक क्वांटाइज्ड वैल्यू से दूसरी क्वांटाइज्ड वैल्यू पे जाएगा, यानी एक शेल से दूसरी शेल की बात करेंगे तो। Therefore, Maxwell magnetic theory does not apply here. That is why only certain fixed orbits are allowed. तो ये मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड मॉडल हमारा फेल हुआ था, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करी जा सकती। द डिटेल्स रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट यूज बाय बोहर आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेज। तो देखो इसकी जो डेरिवेशन वगैरह है वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लासेस में आते हैं, ठीक है। तो अब देखो, according to Bohr theory for hydrogen atom, the stationary state for electron are numbered n 1 2 3 ऐसे बोला। और इसने बोला कि इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो स्टेट होती है ना, जैसे हम KLMN बोलते हैं जिसको छोटी क्लासेस में, वो ही है ये, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड पॉइंट क्या है, द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज। देखो ये फॉर्मूला में बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि उसके न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ए नोट। अभी ए नोट की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर, ठीक है, 52.9 पिकोमीटर यानी 52.9 इंटू 10⁻⁻12। पिको की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। ये बोलते आर्मस्ट्रॉन्ग में करना तो 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, इस तरह से बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ए नोट। ए नोट की वैल्यू है हमारी, ये गिवन है, ठीक है। वो एन है हमारी उस ऑर्बिट का नंबर कि कौन सी एन की वैल्यू 1 2 3 4 जो है। उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज़ द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट। इसने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, उसकी स्टेशनरी स्टेट के अंदर उसकी एनर्जी, उसका फॉर्मूला भी दे दिया इसने। वो क्या है, ई एन इज इक्वल टू -RH1/n², जहाँ पर RH है रिडबर्ग कॉन्स्टेंट और जिसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। अगर द एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट स्टेट ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट इज़। अब देखो हमें ग्राउंड स्टेट की निकालनी है तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये ही वैल्यू आ जाएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। अगर हम 2 रखेंगे तो इसको नीचे आ जाएगा 1/n² यानी 1/2², तो वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमारी वैल्यूज़ इसकी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो फिगर 2.11 डिपिक्ट्स दैट एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। अब जो ये देखो फिगर 2.11 दे रखी है, ये है हमारी फिगर 2.11, ये इसे हम बोलते हैं, जो ये दिखाया था ना लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये सीरीज, इनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। When the electron is free from influence of nucleus, the energy is taken as 0। ये कहता है कि अगर हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है जो वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है ही नहीं, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी वो उसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, न्यूक्लियस से इतनी ज़्यादा दूर है, ठीक है। एंड इज कोल्ड आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, और उसे हम क्या बोलेंगे, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। यानी मान लो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन ही उसके एटम से बाहर निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट n, द एनर्जी इज इमिटेड एंड द एनर्जी इज लोवर्ड। ये कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है और वो प्रेजेंट है किसी ऑर्बिट n में, तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी इमिट होगी जब उसकी एनर्जी कम करी, या ये बोल सकते हैं उसकी एनर्जी कम होगी।
दिस इज़ द रीज़न for the presence of negative sign in the equation and depicts its stability relative to the reference state of zero energy and n equal to infinity। ये कह रहा है कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, जब तक वो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में नहीं जाता ना, n की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तब तक उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू को हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आ जाता है तो हमें बोलते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0। ठीक है, अब देखो, Bohr theory can also be applied to the ions containing only one electron similar to that present in हाइड्रोजन एटम। ये कह रहा है कि बोहर थ्योरी को वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, यानी एटम्स ऐसे होने चाहिए जो सिमिलर हो हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास, हीलियम में से एक निकाल दे, यानी हीलियम पॉजिटिव आयन भी यही होगा, यह बोल सकते हैं लिथियम 2 पॉजिटिव या बेरिलियम 3 पॉजिटिव। इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो वो हाइड्रोजन के साथ उनका कंपैरिजन किया जा सकता है और वहाँ पर उनका यूज़ भी किया जा सकता है, मतलब जो एनर्जी निकालने के लिए, या इस तरह से उनका यूज़ किया जा सकता है। अब हमने वहाँ पर पढ़ा था एनर्जी की वैल्यू थी -2.18 × 10⁻18 1/n²। 1/n क्यों लिखा हमने, क्योंकि वहाँ पर z = 1 था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 नहीं है, तो इसलिए उसको हम लिखेंगे 2.18 × 10⁻18 -18 z²/n² जूल। ठीक है, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, जहाँ पर z है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जो जैसे इसके लिए ही हाइड्रोजन के लिए तो 1 थी वैल्यू, हीलियम के लिए 2 हो जाएगी, लिथियम के लिए वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है it is also possible to calculate the velocity of electron moving in these orbits। ये कह रहा है कि इसी तरह से जैसे हमने एनर्जी निकाली उस तरह से हम वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। although the precise equation is not given here, qualitatively the magnitude of velocity of electron increase with increase of positive charge on the nucleus and decrease with increase in the principal quantum number। ये कह रहा है कि वेलोसिटी है जो उसकी, वो डिपेंड करती है कि वो कौन सी शेल के अंदर है और न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है। अगर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा यानी वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये बताया इसने। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो उसने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था उसके बारे में बात करते हैं हम हाइड्रोजन का। Line spectrum observed in case of hydrogen atom as mentioned in 2.3.3 can be explained quantitatively using Bohr model. According to assumption 2, radiation is absorbed if electron move from orbit of smaller principal quantum number to higher principal quantum number। और रेडिएशन देखो इसमें यही इस पैराग्राफ में वो ही बता रखे जो मैंने आपको बताया था कि मान लो बीच में न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। सेकंड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे थर्ड में जाना है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा, लेकिन उसे सेकंड से फर्स्ट में आना है तो वो एनर्जी को इमिट करके आएगा। और मुझे उनके एनर्जी का डिफरेंस निकालना है डेल्टा ई, तो वो क्या होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइनल पहुँचा है माइनस जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया था। ठीक है, अब देखो आगे, तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू हमें पता थी क्या थी, वहाँ ई का यूज़ करके हम डेल्टा ई भी निकाल सकते हैं। डेल्टा ई क्या आएगा हमारा 2.18 × 10⁻18 जूल 1/ni² - 1/nf²। यहाँ पर माइनस साइन था, उसको हटाने के लिए क्या किया हमने, जो फाइनल माइनस इनिशियल करना था ना, उसका यूज़ करके यहाँ पर ई यहाँ पे आएगा n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर डेल्टा ई आ गया तो हमें पता वहाँ से हम क्या निकाल देंगे, न्यू भी निकाल देंगे। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस प्रिंट है पीछे सेकंड पॉइंट में, वहाँ पे n लिखा हुआ है जबकि ये न्यू है। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच, तो डेल्टा ई आ जाएगा तो एच भी आ जाएगा यहाँ पे इजीली। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू आएगा तो हम न्यू बार भी निकाल सकते हैं, लैम्डा भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सारी चीज़ें एक साथ निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एन फाइनल इज ग्रेटर देन एन इनिशियल। अगर वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हमें पता फाइनल की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इनिशियल की कम आएगी। एंड द टर्म इन द पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव एंड द एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अगर मान लो एन फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है। लेकिन अगर एन इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, यानी 2 से 1 में आ रहा है मान लो, तो एनर्जी रिलीज होती है। द एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू दैट यूज्ड बाय द रेडबर्ग, derived empirically using the experimental data available at that time।
Further, each spectral line, whether is absorption or emission spectra, can be associated to the particular transition in the hydrogen atom. तो देखो इसमें यही बता रखा है कि अगर ट्रांजिशंस होता है तो उसमें हमें वो स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देती है, जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, वो सब कुछ दिखाई देती है। ठीक है, अब जो ये ब्राइटनेस है लाइंस की, स्पेक्ट्रल लाइंस की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ द सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड। यानी वो कितनी ब्राइट दिखाई देगी वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब की गई है और उसकी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, अब देखो आगे, what are the frequency and wavelength of a photon emitted during transition from n equal to 5 to n is equal to 2। अब देखो 5 से 2 पे आए हैं तो इनिशियल क्या है 5, फाइनल क्या है 2 है। फॉर्मूला डेल्टा ई की वैल्यू करके निकाल सकते हैं हम इजीली। ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो डेल्टा ई क्या था, डेल्टा ई एच न्यू होता है ना, डेल्टा ई बाई एच इज इक्वल टू न्यू आ जाएगा, वहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। फ्रीक्वेंसी आएगी तो हम वहाँ से वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो क्या होता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज सी बाई न्यू आ जाएगा। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। अब ये कह रहा है एनर्जी निकालनी है और रेडियस निकालनी है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एनर्जी का फॉर्मूला था -2.182 इंटू 10⁻18 जूल इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2, क्योंकि हीलियम है। एन की वैल्यू कितनी आएगी, हीलियम पॉजिटिव के लिए बात करिए, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 1 आएगी। ठीक है, तो वहाँ से हम उसकी एनर्जी निकाल लेंगे और साथ में क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है जो 52.9 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको। अब देखो, अब जो हमने ये मॉडल पढ़ा है रदरफोर्ड, इसका बोहर का, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या, फिर इसने तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। जो रदरफोर्ड ने तो ऐसा कुछ भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था जितना बोहर ने कर दिया। इसने उसकी रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया इसने। एंगुलर मोमेंटम, बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल as it could account for the stability and line spectra of hydrogen atom and hydrogen ions। ये कह रहा है कि इसने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया, इसने तो लाइन स्पेक्ट्रा भी बता दिया हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन जैसे ही एटम का। देखो यहीं से हमें कमी पता चल रही है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे, तो बाकी सारे एलिमेंट कहाँ गए उनके बारे में तो नहीं बताया ना इसने। देखो, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स doublet that is too close a spaced line of hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic techniques। ये कह रहा है कि जो यहाँ पर हमें डबलेट या ट्रिपलेट मिलता है ना, ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि ये हमें क्यों मिल रहा है। ठीक है, दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। अभी बताया था ना मैंने, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे तो इसने बता दिए, लेकिन बाकी के बारे में तो नहीं बताया। साथ में ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अभी जीमन और स्टार्क क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। यानी जो हमारी ये जो आई थी ना स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये कह रहा है कि उसका स्प्लिटिंग हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसे हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। ये उसके बाद ये जो एटम्स की एबिलिटी होती है कि वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बाकी इसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी, बस ये 2-3 पॉइंट है। एक तो ये अदर देन हाइड्रोजन एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और एक ये नहीं बता पाया कि जो ये एटम्स हैं ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बोहर मॉडल, इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो हमें अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।